आज की वीडियो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। बेसिक ऑफ मैथ या बेसिक्स मैथ की जो हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुके थे उसका आज 9th पार्ट आपके सामने आ चुका है। ये 9th पार्ट के बाद मैं कहूँगा कि हाँ आपके बेसिक्स कवर हो चुके हैं। अगर कुछ बच भी जाता है तो वो जब मैं चैप्टर करवाना स्टार्ट करूँगा वहाँ पर सामने आता जाएगा। मैं उसी वक्त आपको वो बेसिक समझा दूंगा अगर कुछ भी पेंडिंग रह गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करना है, एक ये फैक्टोरियल आपके सामने एग्जाम में आ जाएंगे तो ये फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करना है, इनको सॉल्व करने का तरीका आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज कहाँ पर करना होता है वो भी बता दूंगा, और एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है वो भी बता दूंगा। ये जो 2-3 कंसेप्ट आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। पुराने वीडियोस भी देख ली, आप किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन करोगे सिर्फ उस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना होगा, कैलकुलेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने जाता 3 फैक्टोरियल, आपको कहा जाता पेपर में आपको कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया, वहां पे लिखा हो 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करके बताना। देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 फैक्टोरियल है तो आपने क्या करना, जो नंबर दिया गया है उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो उसे एक स्टेप छोटा 2, फिर एक स्टेप छोटा, मतलब नंबर से डिक्रीज होते होते 1 तक आपको पहुंचना और बीच में मल्टीप्लाई के साइन लगाते जाने हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, तो 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वैसे जब मैं 4 फैक्टोरियल की बात करता हूँ तो 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, बिल्कुल डिक्रीज करना, 1 2 तक पहुंच जाना, 1 तक पहुंच जाना है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 को 3 से किया 12, 12 को 2 से किया 24। तो 3 फैक्टोरियल का आंसर भी पता लग गया, 4 फैक्टोरियल का आंसर भी पता लग गया। अब आपको बोलता है 6 फैक्टोरियल का आंसर बताओ, तो वो कैसे निकालोगे, तो 6 फैक्टोरियल का क्या करना पड़ेगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको कैलकुलेट कर लो। 6 को 5 से किया 30, 30 को 4 से किया 120, इतने पार्ट का 120 आंसर आ गया। फिर 3 को 2 से किया 6, तो बाकी 6 बच गया। तो 120 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 720 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो आपको समझ आ गया 6 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 8 फैक्टोरियल का आंसर कितना हो जाएगा। ये आपके लिए मैं टास्क छोड़ रहा हूँ। जिनको ये सारे बेसिक्स कंसेप्ट पता है ना उनको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बट जिनको कुछ सीखना है उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और पर्टिकुलर अगर मैं जैसे जम्मू कश्मीर की बात करूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 25 जून 2023 की, 26 जून 2023 की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर काफी समय से एग्जाम जो है पेंडिंग, ये एग्जाम होने रहे और अभी कोई कैलेंडर वगैरह भी आपके सामने नहीं आया। तो आपके पास एक प्रीशियस टाइम है जिस टाइम पीरियड पर आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जैसे कैलेंडर आएगा आपको सिलेबस के पीछे भागना होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। ये वो टाइम है जिस टाइम पीरियड पर आप इसको एक तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आगे चलते हैं। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने आ गया 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, तो ये भी तो आसान है। आपने अभी देखा कि 4 फैक्टोरियल कहां से 24 आता है, तो 4 फैक्टोरियल का आंसर 24 था, प्लस 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 था, तो 24 प्लस 6 कितना हो गया 30। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन भी आपके सामने जो आपको कवर करवाया जा रहा था ये भी कंप्लीट हो गया। तो कंसेप्ट समझ आ रहा है। वैसे ही एडिशन होता तो 4 फैक्टोरियल पहले आपको निकालना था, फिर माइनस का साइन, 3 फैक्टोरियल निकालना था, तो 24 में से 6 निकले 18 बच जाना था आपका आंसर। तो अगर मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई कर देते इन दोनों को, तो टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, यहां पर लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, फिर लिख दिया 2 फैक्टोरियल। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना भी आसान है। जब 2 फैक्टोरियल साथ में आ गए, बीच में प्लस का साइन नहीं है, माइनस का साइन है, डिवाइड का साइन है, इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बीच 2 फैक्टोरियल आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 4 फैक्टोरियल का आंसर निकाल दो, वो तो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। 4 फैक्टोरियल 24 के बराबर होता है, 24 इंटू 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 2 इंटू 1, 2 के बराबर ही होगा। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 48 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल भी सॉल्व कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखो 6 फैक्टोरियल भी हमने सॉल्व करा था, 6 फैक्टोरियल होता है 720, और 3 फैक्टोरियल भी तो हमने सॉल्व करा था, 3 फैक्टोरियल तो 6 के बराबर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 2 यहाँ पे लिख दो, 1 कैरी लगा दो, 6 को 7 से किया 42 प्लस 1 43।
4320 आंसर आ जाएगा। कहीं पर अगर मुझसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो वो समझ जाया करो, हाँ अगर मैं मिस्टेक कर बैठा तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है, लेकिन तरीका जो आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। इन बातों पर आपको ध्यान देना है। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। जब आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा 8 फैक्टोरियल, तो उसका आंसर आपको पता लग गया। 4 फैक्टोरियल पहले ही पता है, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या हुआ, आपने अगर ये सॉल्व कर लिया तो ये आपका बड़े मजे से सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब देखो ये मजेदार कंसेप्ट है, कैसे करना है। 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल यही लिखा हुआ है, हमें इसी को सॉल्व करना है। तो कोई बात नहीं, बड़े मजे से सॉल्व हो जाएगा ये वाला भी। अब ये कैसे करेंगे देखो, आपको पता 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 मैं यहीं पर रोक दूंगा, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। मतलब जो भी नीचे टर्म दी हुई है, जो भी एक बड़ी टर्म होती है ना, बड़ी टर्म को ब्रेक करते रहो। और कब तक ब्रेक करो, जब तक छोटी टर्म सामने ना आ जाए। इसमें बड़ी 7 थी, छोटी 5 थी, तो 7 को कहां तक ले जा रहा हूँ, 5 तक ले जा रहा हूँ। और नीचे 5 फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया। ऐसा क्यों किया वो भी समझ लो, अगर नहीं समझ आ रहा तो। अगर मान के चलो मैं इसके बाद क्या लिखता, 5 के बाद 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखता, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो मतलब सिंपल सी बात है, ऊपर भी 5 फैक्टोरियल पर मैं रोक दूंगा, नीचे भी 5 फैक्टोरियल। ये और ये वैसे ही कट जाएगा। अपने यहाँ पे देख लिया, पूरे पूरे नंबर कट रहे हैं, ये सेम सेम नंबर है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 42, उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो क्या आ जाएगा, 5 टू 10, 5 को 4 से 20 प्लस 21 210 आ जाएगा। और एक तरीका क्या बताया था को सॉल्व करने का, पहले 5 को 40 से मल्टीप्लाई कर लो 200 आ जाएगा, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 210, यहाँ से भी आंसर आ गया। दोनों तरीके से आपको समझा दिया है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। जब भी इस तरह से 2 फैक्टोरियल आपके सामने, सिंपल करना क्या है, बड़े फैक्टोरियल को ब्रेक करते रहो, कब तक, जब तक छोटा फैक्टोरियल ना आ जाए। अभी कुछ और एग्जांपल हैं वो भी कवर कर लेते हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको और इजीली सब कुछ क्लियर हो जाए। बाकी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से यूट्यूब चैनल है, आपको पता ही है। प्लेलिस्ट बनी है बेसिक मैथ्स के नाम से, वहां पे जाके पुरानी वीडियोस भी देख लो, आज की वीडियो को भी शेयर करो। बस आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। बाकी मेरी तरफ से अगर आप देखोगे तो वीडियोस कंटिन्यूसली आती जा रही हैं। 9 वीडियोस यहाँ पर अभी तक अपलोड हो चुकी हैं। आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है, आपके शेयर की जरूरत है, ये और मजा आने वाला आगे पढ़ने में। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, मुझे पता लगना चाहिए आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जितना हो सकता है कमेंट किया करो, बताया करो मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा, कुछ चेंजेस लाने, ताकि मुझे भी समझ आए कि वाकई में कि आपको नहीं समझ आ रहा, समझ आ रहा है, उस हिसाब से मैं चेंजेस कर सकूं। अब जैसे आगे चलते हैं, ये सॉल्व करते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो आपको मैंने क्या कहा, कब तक सॉल्व करते जाना है। बड़ा नंबर 5 है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे रोक दो। क्यों, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आंसर आ जाएगा। समझियो। अब मैं ये आपको देता हूँ 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये कैसे कर रहा है, 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। कोई बात नहीं है, कुछ साइन इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो वही काम हमें करना है। देखो बड़ी टर्म कौन सी, इनमें से 3 5 या 6, ऊपर और नीचे में दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी, 6 है ना। इसको कहां तक ब्रेक करेंगे, 6 फैक्टोरियल है ना, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक ब्रेक करेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर आपको ऑलरेडी 5 फैक्टोरियल देखने को मिल रहा है, 3 को तो मैं पूरा ब्रेक कर लूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल को मैं वैसे ही रखूंगा। क्यों, क्योंकि 6 को मैंने ब्रेक किया 5 फैक्टोरियल तक, मुझे पता है ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। कंसेप्ट समझ आ रहा है। ऊपर नीचे कहीं पर भी देखो, जो बड़ा नंबर है उसको ब्रेक करना स्टार्ट करो। कहां तक ब्रेक करोगे, जहां पर आपको दूसरा नंबर मिल जाए। अब इसको सॉल्व करना, देखो 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 1 2, तो कुछ बचा नहीं, हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है कैसे करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को कवर करना होता है। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। मुझे पता है 11 फैक्टोरियल बड़ा है, तो 11 इंटू 10 फैक्टोरियल तक ही ब्रेक करूँ। क्यों, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल को वैसे का वैसे ही रखूंगा, ये और ये कट जाएगा। अब ऊपर 11 और नीचे 2, तो 11/2 ये कट नहीं सकते, तो 11/2 आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट समझ आ रहा होगा।
अब जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन आपके सामने देता हूँ मैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या होगा? सिंपल है, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, यही हो जाएगा, अपॉन 7 फैक्टोरियल, ये और ये मेरे पास कट जाएगा। तो आंसर मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? अगर मैं 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ जो मैं 7, मैं इस हिसाब से कुछ समझाना चाहता हूँ, ये वाला कंसेप्ट, ये वाला n प्लस वन अपॉन एन फैक्टोरियल आपको समझाना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर देखो क्या है, जैसे इसको अगर मैं n मान लूँ, 7 मान लूँ, तो 7 के ऊपर क्या है 8, अगर मैं n मान लूँ 7 है, तो ये ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी? n प्लस वन, 7 प्लस वन नहीं हो जाएगी। अगर जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 11/10, है ना, तो इसका मतलब क्या, नीचे n है, ऊपर n प्लस वन है, जो नीचे टर्म है उसमें एक ऐड किया हुआ है। उन क्वेश्चन का मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। तो आपने देखा 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल है, तो 8 को 7 तक ब्रेक करेंगे, वो था ही था, ये कट जाएंगे, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है? 8 आंसर आ रहा है। इसका मतलब जब भी n प्लस वन अपॉन एन वाली सिचुएशन आ जाएगी, ये n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल सिचुएशन आ जाएगी, तो आपके पास आंसर क्या आया करेगा? आपके पास आंसर n प्लस वन आया करेगा ना। जो n आपके पास था उसमें एक ऐड कर दो, मतलब जो ऊपर नंबर है वही आपके पास आंसर आ जाया करेगा। जैसे मैं बोलता हूँ 11/10 आपको बोल दिया, ये फैक्टोरियल है, 11 को 10 फैक्टोरियल तक ब्रेक करो, ये कट जाएगा, तो 11 ही आंसर आ जाएगा। मैं वो समझाने की कोशिश करूँ, जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी जो ऊपर नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? आपको ये समझने की नहीं भी जरूरत है, फॉर्मूला क्यों याद करके सिंपल तरीके से काट सकते हो। उसी तरीके से अगर n माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल आ जाएगा, जैसे ऊपर 8 है, जैसे नीचे 8 है, ऊपर 8 माइनस वन यानी कि 7 फैक्टोरियल है, ये हमारे पास आ गया, तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे? 7 फैक्टोरियल को वैसे ही रखो, नीचे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, है ना, ये और ये कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है? 1/n, यानी कि हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है? 1/8। मतलब जो नीचे नंबर था वही हमारे पास आंसर आया करेगा, 1/8 आ जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा आपको 10/11 फैक्टोरियल आ जाएगा, मुझे डायरेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा? मैं बोलूंगा 1/11 आ जाएगा। क्यों? n ये वाली फॉर्म जब भी आपके पास बनेगी, नीचे n फैक्टोरियल, ऊपर उसी में से एक नंबर माइनस किया जा रहा होगा, तो आंसर हमेशा हमारे पास 1/n आया करेगा। मतलब जैसे यहाँ पे 11 है तो 1/11 आ जाएगा, 9/10 है तो आंसर 1/10 आ जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा मैंने बीच में ब्रेक लगा दी थी, उसकी वजह से अगर आपको कन्फ्यूजन हो गई है तो मैं उम्मीद करता हूँ कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गई होगी। क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। बाकी आपको ये फॉर्मूले नहीं भी याद करने, बेसिक तरीका तो आपको बता चुका हूँ, उस बेसिक तरीके से भी आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। ये भी वैसा ही एक फॉर्मूला है, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा फॉर्मूले की तो जानने की जरूरत ही नहीं है, आपको बेसिक कंसेप्ट कवर करवा दे तो बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से ही आंसर निकालो फिलहाल, बाकी फॉर्मूलेज आपको अपने आप याद हो ही जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट की क्लासेज है ना, तो फॉर्मूलों को फिलहाल साइड करते जाओ। आगे चलते हैं, जैसे हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कभी कभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है, NCR फैक्टोरियल, मतलब आपको बोला होगा ये 5C3 आपको सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसी को बोलते हैं एनसीआर। इसको सॉल्व करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। मतलब क्या करना होता है, जो ऊपर वाला नंबर है पहले उसका फैक्टोरियल निकालना है, फिर नीचे नंबर है उसका फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। समझ गए हो? जैसे यहाँ पे 5C आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर 5 फैक्टोरियल, सी 5C3 बोल देता हूँ मैं, ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में इन दोनों का डिफरेंस, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2, 2 का फैक्टोरियल। ऐसे सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करना मुश्किल है क्या? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे 3 फैक्टोरियल देखने को मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1, ये और ये पूरा कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है? इस फॉर्मेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं एनसीआर वाले, उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 7C5 सॉल्व या 7C4 सॉल्व करके बताओ, कैसे करोगे? 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका फैक्टोरियल, 7 में से 4 के 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना मुश्किल है क्या? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक जाना है, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बच गया उसको सॉल्व करते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 1 2, 7 को 5 से किया 35 आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ?
एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है। 8C2 इसका आंसर क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। उम्मीद कर रहा हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ आया होगा। बाकी इसी नाम से इंस्टाग्राम है, इसी नाम से टेलीग्राम है, इसी नाम से फेसबुक पेज है, इसी नाम से ट्विटर है, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सबसे बड़ी डिमांड मेरी तरफ से यही है। अब ये सब तो हो गया, आपके एग्जाम में आएगा जीरो फैक्टोरियल। तो जीरो फैक्टोरियल का आंसर क्या हो जाएगा, तो जीरो फैक्टोरियल का आंसर याद रखना हमेशा क्या आएगा, जब भी जीरो फैक्टोरियल होगा उसका आंसर 1 आ जाएगा। ये कंसेप्ट भी आपको दिमाग में रखना है। तो जीरो फैक्टोरियल का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। इसी के साथ जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर खत्म हो गए हैं। अब हम बाकी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वाले कंसेप्ट हैं वो आपको समझाना चाहता हूँ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब जैसे मान के चलो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक आइडेंटिटी होती है जैसे a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करते तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको होता है a² + b² + 2ab, ये होता है ना। a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab। एक बेसिक सी आइडेंटिटी लेकर मैं चल रहा हूँ। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो मुझे सॉल्व करके बताओ। मैंने आपके सामने लिख दिया 5 + 2 का होल स्क्वायर, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब ट्राई करो वीडियो पॉज करके, मैं तो उसका आंसर क्या होगा। 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर करना, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। कहानी खत्म, आंसर आ गया, ठीक है। 5 + 2 का होल स्क्वायर था, ठीक है, आंसर आ गया। अब मैं आपको बोलता हूँ, मुझे बताओ 5x + 3x का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका आंसर मुझे निकाल के बताओ। तो देखो यहाँ पर कैसे होगा, जब ब्रैकेट के बाद स्क्वायर होता है इसका मतलब क्या है कि वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सभी का स्क्वायर हो रहा है। 5x और 3x कितना होता है 8x, 8x का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कहीं स्टूडेंट्स मिस्टेक कर बैठते हैं। देखो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो 8 का स्क्वायर तो 64 लिख दिया, लेकिन ये जो x है इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 64x² हमारे पास आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जितना भी कुछ होगा उन सभी का स्क्वायर करना होता है। हम ये नहीं बोलेंगे 64x आंसर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर x², तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा 64x² हमारे पास पूरा आंसर हो जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन में आपको बोलता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है, चलो मैं आपको बोलता हूँ 5x × 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो 5x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 15x, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x², इसका स्क्वायर निकालना है क्योंकि 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, x को x से मल्टीप्लाई किया x² आ जाएगा। अब देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब x² का स्क्वायर करना है, आपको कराया था ना कि a की पावर m × n कितना होता है a की पावर m × n, है ना। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 225 x की पावर 4 हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर सबका करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है सबका स्क्वायर करना होता है। 224 5 x की पावर 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है 5x + 2 का होल स्क्वायर, इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। अब यहां पर आता है आइडेंटिटीज का काम, क्योंकि यहां पर देखो 5 और 2 दोनों एक तरह से रैशनल नंबर है, हम इनका स्क्वायर कर सकते थे, इनको डायरेक्ट ऐड करके स्क्वायर कर सकते थे। 5x + 3x यहाँ पर भी वेरिएबल वगैरह साथ में, लेकिन 5x 3x दोनों सेम सेम टर्म है। यहाँ पर भी एक नंबर सर यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पे भी वेरिएबल आ रहा है, ये 5x 3x हम ऐड कर सकते थे, हमने डायरेक्ट ऐड करके स्क्वायर कर दिया। ये सेम सेम नंबर मल्टीप्लाई में तो हम कुछ भी मल्टीप्लाई, टेंशन है ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो एक जगह पर x है, एक जगह पर है ही नहीं है, तो दोनों अलग अलग है, हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं यहाँ पे x क्या है क्या नहीं है। तो हम इस टर्म को इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। जब हम किसी को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते तब हम इन आइडेंटिटीज को यूज करते हैं, समझ गए हो। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, इस पूरी टर्म को a मानना पड़ेगा, ये प्लस का साइन तो था, इस पूरी टर्म को b मानना पड़ेगा। अब इस हिसाब से सॉल्व करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले a का स्क्वायर करना होता है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। देखो a का स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x², ये आ गया हमारे पास a का स्क्वायर प्लस, अब दूसरे उसके बाद क्या b का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब ये b हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 2
मल्टीप्लाइड बाय ए हमारे पास क्या है, ये पूरा 5x है ना, इस तरह से करना है। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय बी हमारे पास क्या है, ये 2। अब इसको सॉल्व कर लो, 25x² प्लस 4 प्लस 2 5 से 10, 10 को 2 से 20 और x साथ में आ ही गया है। मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो इसको हम लेते हैं 25x² प्लस 20x प्लस 4, वो बात की बात है, लेकिन आपके पास ये करेक्ट आंसर यहाँ पर आ चुका है। किसी तरह की प्रॉब्लम आप यहाँ पर नहीं फेस कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अब आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये मैं आपको होम टास्क दे रहा हूँ, समझ गए हो। अब जैसे आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ 3 प्लस 2x का होल क्यूब। अब यहाँ पर 3 अलग टर्म है, यहाँ पर x आ गया है, x y z m n o p कुछ भी साथ में आ जाए किसी नंबर के साथ और दूसरे नंबर के साथ नहीं, उसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी आपको लगानी ही लगानी पड़ेगी, समझ गए हो। अब लेकिन ये आइडेंटिटी तो ये लग नहीं सकती, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a है, यहाँ पर b भी है, लेकिन पावर 3 है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। इसलिए जरूरी बन जाता है आपको सभी आइडेंटिटीज को याद करना। तो आपने करना क्या है, गूगल ओपन करना है, वहां पे सर्च करना है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो वो जब आप लिखोगे तो आपके सामने सभी आइडेंटिटीज आ जाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हर तरह की आइडेंटिटी आ जाएगी। वो आपने नोट डाउन करनी है और याद करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, बीच में इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, आपको आइडेंटिटी नहीं आती, उसको फॉर्मूला ही नहीं पता, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। जैसे ये क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूला ही नहीं पता, आइडेंटिटी नहीं पता, तो कैसे याद करोगे। तो यहाँ पर लगती है a प्लस बी का होल क्यूब, वो किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, समझ गए हो। अब यहीं से कंसेप्ट इसका एक और तरीके से लिखा जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। जो मर्जी आप याद करो, दोनों सेम ही रहने वाली हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, वो क्या, आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, वहां पर लिखो 5x इंटू 2 प्लस 3x, इसको कैसे सॉल्व करोगे। जब भी कोई टर्म बाहर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट के बाहर की टर्म है उसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। 5x को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और x साथ में आ गया, फिर प्लस का साइन था, 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से 15, x को मल्टीप्लाई किया x से x², ब्रैकेट ओपन कर दी। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। उसी वजह से क्या हुआ, 3ab को पहले जब a से मल्टीप्लाई किया तो 3a² b आ गया, क्योंकि a को a से मल्टीप्लाई किया a², फिर प्लस का साइन आ गया, 3ab को b से मल्टीप्लाई किया, b को b से मल्टीप्लाई किया b², 3ab² आपके पास आंसर आ गया। तरीका समझ आ रहा है, ये वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो को समझाना चाह रहा था। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास आ जाएगा a, ये हमारे पास आ जाएगा पूरी टर्म b, a प्लस बी का होल क्यूब बन गया हमारे पास। हमें इसे सॉल्व करना, सबसे पहले क्या करेंगे, a का क्यूब, c का क्यूब 27 प्लस b का क्यूब मतलब 2x का क्यूब करना पड़ेगा, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय, या फिर मैं डायरेक्ट ये कर लेता हूँ, ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाय a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाय b, मतलब 2x को 2x लिखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद प्लस 3 इंटू ए की जगह यही लिख दो, इंटू बी का स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x²। अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते तो और सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा 27 प्लस 8x³ प्लस 9 3 27, 27 को 2 से करो 54x प्लस 3 को 3 से 9, 9 को 4 से 36, 36x²। तो हमारे पास ये आ गया, समझ गए हो। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो बड़ी पावर है वो लिखते हैं, हम लिखेंगे 8x³, फिर उससे छोटी पावर कौन सी, ये वाली, प्लस 36x², फिर ये प्लस 54x प्लस 27, हमारे पास ये आंसर है। इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्यूब में स्क्वायर को ऐड नहीं कर सकते, स्क्वायर में सिंपल को ऐड नहीं कर सकते, इसमें इसको ऐड नहीं कर सकते, है ना।
अगर एक और एक्स हमारे पास 54x प्लस 3x होता, मैं इन दोनों को ऐड कर सकता था, लेकिन एक्स स्क्वायर में एक्स नहीं ऐड कर सकता, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर नहीं ऐड कर सकता। इस बात का भी ध्यान रखना है, जो सेम सेम है हम उन्हीं को ऐड कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको दे रहा हूँ 5x प्लस 2y प्लस 3p, इसका होल स्क्वायर मुझे सॉल्व करके बताओ। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, समझ गए हो? इसको निकाल के मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। ये आपके लिए होम टास्क दिया गया। तो फिलहाल वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। बस आपने अपना काम याद रखना है कि वीडियो को शेयर करना है।